कल हम लोगों ने कंडीशन एंड वारंटी का रिवीजन किया। कल मैंने आप लोगों को बताया, सामने देखो, कंडीशन उस स्टिपुलेशन को बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए असेंशियल है, जिसका ब्रीच करने पे आपको 3 आर मिलेंगे। 3 आर क्या? आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो, गुड्स को रिटर्न कर सकते हो, प्राइस वापस मांग सकते हो। कब कब आप कंडीशन मानोगे और कब वारंटी मानोगे? तो आपने कहा है, इन्होंने कहा है कि 2 केस है। आप कंडीशन मान सकते हो, अरे कंडीशन और वारंटी 2 प्रकार की होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस जो पार्टी डिसाइड करती है, और इम्प्लाइड जो लॉ ने डिसाइड कर रखी है, इम्प्लाइड बाय लॉ। जो पार्टी डिसाइड करती हो तो हम पता लगा ही नहीं सकते, जो लॉ डिसाइड करता है हम वो पता लगा सकते हैं। तो जो लॉ डिसाइड करती है, उन्होंने कंडीशन कितनी ली है? 8। एक टाइटल की, कि अगर टाइटल डिस्क्रिप्टिव निकल गया तो आप गुड्स को वापस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी, मार्केटेबल क्वालिटी और होलसमनेस। इन सभी केसेस में अगर प्रोडक्ट जैसा बोला गया था वैसा नहीं निकला तो आप उसके मुंह पे मार सकते हो और पैसा वापस ले सकते हो। लेकिन वारंटी में आप सिर्फ क्या क्लेम कर सकते हो? डैमेजेस। वारंटी में आप सिर्फ क्या क्लेम कर सकते हो? डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। वारंटी 4 होती है। पोजीशन की, अनडिस्टर्ब पोजीशन, ठीक है। एक फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस मतलब चार्ज, प्रॉपर्टी में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। चार्ज मतलब किसी को गिरवी ना रखी हो। एक वारंटी पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को डेंजरस नेचर की और क्वालिटी की। फिर मैंने आपको ये भी समझा दिया था कि क्वालिटी उधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, दोनों में कैसे आ रहा है। अगर आपने सामने वाले को ये बता दिया कि मेरे को इस पर्पस के लिए प्रोडक्ट चाहिए, और उसने उस प्रोडक्ट के लिए पर्पस नहीं दिया, उस पर्पस के लिए प्रोडक्ट नहीं दिया, कुछ और दे दिया, और आपने उसकी स्किल पे रिलाय किया है, तो वो कंडीशन का ब्रीच है। किसका ब्रीच है? और नॉर्मली अगर आपने उसे नॉर्मली का माइक दे दो, माइक खराब निकल गया, तो क्वालिटी फिर कंडीशन में ना आके वारंटी में आई। अब ये माइक खराब निकला तो आपको सिर्फ डैमेजेस मिलेंगी। तो क्वालिटी की पहली लाइन में लिखा होता, क्वालिटी की आज के फैशन के दौर में क्वालिटी की आपको उम्मीद जो आप, क्योंकि आप तो किसी ब्रांड पे ट्रस्ट करके लेते हो तो फिर उस ब्रांड से ही मांगो, सेलर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। फिर मैंने आपको कैविएट एम्प्टर का रूल भी पढ़ा दिया था, कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बिवेयर, जागो ग्राहक जागो। आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन इसके क्या पढ़ाए थे? एक्सेप्शन, मतलब कोई चीज़ आप खरीदते हो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, सेलर रिस्पॉन्सिबल। कितने केस में? 8-10 इधर पर, और इसमें सारे रिपीटेड थे। डिस्क्रिप्शन उधर भी आया, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी, ब्रांड नेम, पेटेंट। 1-2 नए पॉइंट आए थे, एक तो फ्रॉड आया था, एक लेटेंट डिफेक्ट आया था। अगर सेलर आपके साथ फ्रॉड करना चाह रहा है तो फिर सेलर ही रिस्पॉन्सिबल है, बायर रिस्पॉन्सिबल। तो मोटी कल हम लोगों ने रिवीजन में 3 चीज़ें पढ़ी, इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी और कैविएट एम्प्टर का रूल। क्या पढ़ा? विद एक्सेप्शन। ये हमारे 2 चैप्टरों का अच्छे से रिवीजन हो गया। अब तीसरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। इसका एक चार्ट बनवाया था मैंने, आपको याद होगा, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्या बनवाया था? इसका एक पूरा चार्ट। तो जिसका पहली बार है वो चार्ट एक बार बना लेना, मैं अभी वो चार्ट के अकॉर्डिंग ही चलूँगा। देखो, ये चैप्टर हमें ये सिखाएगा, सुनो, कि प्रॉपर्टी इन गुड्स कैसे ट्रांसफ़र होती है। इफ़ आई वॉन्ट टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, आई वॉन्ट टू ट्रांसफ़र ऑनरशिप, आई वॉन्ट टू ट्रांसफ़र टाइटल। 3 वर्ड है, बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी, ऑनरशिप, टाइटल, तीनों का मतलब एक ही। तो वो टाइटल कैसे ट्रांसफ़र होता है? तो टाइटल ट्रांसफ़र होने के लिए आपको देखना पड़ेगा गुड्स कैसा है। अगर गुड्स स्पेसिफिक है, गुड्स कौन सा है? हनीशा। स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त एग्जिस्टिंग्स में है और आइडेंटिफाई और एग्री भी कर लिए हैं। किसने? बायर और सेलर ने। तो ये पहले तो समझा देना स्पेसिफिक क्या है। अब अगर स्पेसिफिक गुड्स जो है उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही। कब हो जाती है? अगर वो डिलीवरेबल स्टेट में है। किस में है? अगर वो डिलीवरेबल स्टेट में है, मतलब अभी जैसे आप किसी दुकान पे शक्कर लेने गए तो शक्कर, शुगर बोरी में भरी हुई है, तो वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। उसे बोरी में से पहले आप कांटे पे रखोगे, 1 किलो तोलोगे, फिर उसे थैली लोगे, थैली में भरोगे, पैक करोगे, लेबल लगाओगे, प्राइस डिटरमाइन करोगे, क्योंकि बोरी का प्राइस थोड़ी देगा, तो 1 किलो का प्राइस देगा और दे दोगे। अब इन सब में समय ही कितना लगता है, लेकिन जितना भी लगता है
जब तक ये काम नहीं हुआ है तब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। तो डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है प्रोडक्ट की डिलीवरी दी जा सकती हो, और वो कब दी जा सकती है? जब उसमें प्रॉपर वेट हो, प्रॉपर लेबल हो, प्रॉपर पैकेजिंग हो और प्रॉपर प्राइस डिटर्मिनेशन हो। बोलो एक बार, प्रॉपर लेबल हो, प्रॉपर वेट हो, प्रॉपर पैकेजिंग हो और प्राइस डिटर्मिनेशन हो। इफ ऑल दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड वी कैन से दैट गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। इफ गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू सेलर से बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप स्पेसिफिक गुड्स कह रहे हो तो उसी वक्त ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर अनलेस डिफरेंट इंटेंशन, अगर आपका इंटेंशन अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का नहीं है तो अभी नहीं होगी। ये सब आप लोग चार्ट में से अच्छे से समझ लेना और लिख लेना। अभी मैं जल्दी जल्दी ये बताता जा रहा हूँ, सब चार्ट में है। देखो अभी मैंने आप लोगों को गुड्स दिया और मैं अभी डिलीवरेबल स्टेट में भी है गुड्स, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर आप अभी करना ही नहीं चाहते, इंटेंशन नहीं है आपका, जैसे अभी मान लो एक टीवी ये देखने आई पूर्विका और मैंने सोचा ये टीवी लग देता हूँ यार तेरे लिए, सर अभी रुक जाओ। मैं कहा यार देख टीवी स्पेसिफिक है, तेरे को पता है तेरे को यही टीवी लेना है, अपने पास अवेलेबल भी है, मैं कौन सा पैसे अभी मांग रहा हूँ, अपन पैक करके रख देते हैं। सर अभी रुक जाओ ना, अभी मेरे को जल्दी नहीं करनी, मेरे को थोड़ा फंड भी अरेंज करना है। तो इंटेंशन ऑफ द पार्टी is such that they don't want to transfer the possession or ownership right now। उनको अभी करना ही नहीं है तो फिर करना ही नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर वो बोल रहा है कि फिर जब करना हो तब करना। लेकिन नॉर्मली अगर इंटेंशन है तो स्पेसिफिक गुड्स है तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, हाथों हाथ ट्रांसफर हो जाती है ओनरशिप। लेकिन गुड्स किस में होने चाहिए? डिलीवरेबल स्टेट। किस में होने चाहिए? डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो फिर अच्छा एक और बात, डिलीवरेबल स्टेट में है तो ये इममटीरियल है कि पेमेंट कब दोगे, डिलीवरी कब दोगे, बाद में दोगे, पहले दोगे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। फॉर एग्जांपल आप मेरी दुकान पे आए, आपने मेरे को कहा सर 1 किलो शक्कर दे दो, 2 किलो दाल दे दो, 3 किलो ये दे दो, फलाना दे दो, ढिमकड़ा दे दो। मैंने सब चीज़ें पैक कर दिया आपके सामने, बढ़िया, बिल भी बना दिया। अब आपने अभी पेमेंट नहीं करी, मैंने अभी डिलीवरी नहीं दी, मैंने नहीं दी अभी डिलीवरी। आपने कहा सर ये बहुत मोटा सामान हो गया, अब मेरे क्या एक्टिवा पे जगह नहीं है, तो मेरे क्या एक्टिवा पे कुछ सामान पड़ा हुआ है, मैं पहले घर पे सामान रख के आता हूँ फिर आता हूँ। वो चला गया, तो देखा जाए तो उसने अभी पेमेंट भी नहीं करी और मैंने डिलीवरी भी नहीं करी, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है। बोलो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है, क्योंकि गुड्स स्पेसिफिक है, बायर ने आइडेंटिफाई कर दिया, सेलर ने आइडेंटिफाई कर दिया, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में भी है, पैकेजिंग भी हो चुकी है। यही तो समझना है बच्चों। अब वो कब डिलीवरी ले रहा है, ये इममटीरियल है, गोट लेना इसको, ये क्या है? इममटीरियल। वो कब डिलीवरी ले रहा है, पेमेंट कब की है, डिलीवरी कब की है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुड्स तो ट्रांसफ़र हो गए, ओनरशिप तो ट्रांसफ़र। अब सुनो, वो घर पे गया, सारा सामान रख के आ गया, उसके बाद उसको आ गई आलस। अपन को आती है ना, एक बार घर जाने के बाद फिर आलस आ जाती है, अब कौन जाए यार वापस। ठीक है, साथ में अपन, जैसे मेरी तो है कि साथ में जो काम हो रहा होता है कर लेता हूँ, मम्मी को बोल देता हूँ भाई उसी रास्ते में जो भी काम है बता देना, एक बार काम निपटा के आ गए तो फिर बहुत मुश्किल होता है गाड़ी वापस निकालना। लेकिन ठीक है, अब करके आ गए, अब वापस गए नहीं, अगले दिन सुबह उसकी दुकान में आग लग गई और आपका सामान भी जल गया। तो याद रखना रिस्क आपकी है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी थी। एंड रिस्क, बोलो सर उसने कौन सी हमें डिलीवरी दे दी थी, मतलब ही नहीं है, हमने कौन से पैसे दे दिए थे, मतलब ही नहीं है, देना पड़ेगा पैसा। हाँ, वैसे भी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपन ने रखवाया है उसकी दुकान पे। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, किताब की अंदर पढ़ी हुई चीज़ एक है और प्रैक्टिकल लाइफ में एक है। कोई देगा ही नहीं पैसे, क्योंकि उसको तो यही लगता है जब मेरे पास तो सामान ही नहीं आया। लेकिन देना चाहिए, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो एज़ पर लॉ तो लाइबिलिटी आपकी है, क्योंकि रिस्क फॉलो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है। हाँ, लेकिन आप कई बार क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी को इम्पोर्टेंट मानते हो कि डिलीवरी लूँगा तो ही ओनरशिप लूँगा, तो फिर अलग बात है, फिर आपने स्पेसिफिक कर लिया है। मैंने आपको याद है डे 1 पे ये चीज़ पढ़ाई थी कि सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, तो मैंने कहा था सेल का कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, डिलीवरी पहले पेमेंट बाद में, डिलीवरी बाद में पेमेंट बाद में, दोनों बाद में, दोनों पहले, कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है।
तो पहले जैसा आपने बनाया है वैसा, ये तो जनरल रूल है। क्या है ये? तो गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में है तो ओनरशिप हाथों हाथ ट्रांसफर हो जाएगी। अब नेक्स्ट, अगर गुड्स डिलीवरेबल, हाँ छोटे सेलर के लिए, मतलब ये कह रहा है कि वो लोग तो डिलीवरी देंगे तभी ओनरशिप। ये तो हर जगह ही है बेटा, ये तो हर जगह ही है। वो तो हमारे लीगल सिस्टम का एक लूप होल है कि हमने केस करना इतना महंगा कर रखा है कि हम बड़ी चीज़ों में ही केस करने की सोचते हैं, छोटी चीज़ों में तो हम खुद ही हार मान जाते हैं कि इतना पैसा मैं लॉयर को दूंगा, इतना हमारे लीगल सिस्टम में इंड्यूस करूंगा, उतना में तो मेरा और ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। अभी मेरे एक बहुत ख़ास दोस्त के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, ठीक है, तो भी उसने उस ट्रेजेडी में पुलिस कंप्लेन नहीं करी क्योंकि उसको सामने वाले लॉयर्स ने ये बोल दिया कि भाई आपका ये जो केस है ये किसी और सिटी का है और उसमें आपका आना जाना, लॉयर का खर्चा वगैरह इतना भारी पड़ जाएगा कि आपके जो लाख रुपए लगे हैं ना, इससे ज़्यादा तो आप इसमें दे दोगे, मत करो केस वेस, इतना तो कमा लोगे आप, इतना टाइम ही नहीं दे पाओगे आप, अलग अलग पेशी आएगी, ये आएगा वो आएगा। तो मेरे को इतना बुरा लगा कि यार मैं लॉ पढ़ाता हूँ, मैंने उसको प्रोविजंस बताया, उसने अलग, उसके लॉयर ने भी बताया, सब कुछ करे, लेकिन ये हमारे लीगल सिस्टम का एक इतना बड़ा लूप होल है, इतनी गंदी व्यवस्था है हमारे यहाँ की कि ये जो तो कह रहा है ना छोटे 3-4 हज़ार, उसके साथ तो लाख रुपए का स्कैम हो गया, फिर भी वो नहीं कर पाया क्योंकि उसको कहने वाले ने ये कह दिया कि आप इतना पैसा उलझा दोगे कि कहाँ इसमें मगजमारी करोगे, आप अपना बिजनेस छोड़ के जाओगे बार बार, ठीक है। तो छोटे लेवल पे हमारी कानून व्यवस्था एक है ख़राब, उसमें कुछ कर नहीं सकते आप, ठीक है। खैर चलो आओ, लेकिन अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो आर टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट, तो उसे डिलीवरेबल स्टेट में लाना पड़ेगा। अनटिल, जब तक डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आएगी प्रॉपर्टी डज नॉट पास, प्रॉपर्टी पास। अब डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए क्या करते हैं, ये देखो ये दे रखा, प्राइस असर्टेन करते हैं, ठीक है, और एक मैंने लिखाया था तुम्हें, वेट करते हैं, मेज़र करते हैं, टेस्ट करते हैं, ये सब करके उसे डिलीवरेबल स्टेट में लाते हैं। आपने मुझे कहा सर 1 किलो शक्कर दे दो, तो शक्कर तो पड़ी हुई थी मेरे पास, लेकिन ना तो वो तुली हुई थी, ना पैकेट में थी, ना कुछ थी, तो वो डिलीवरेबल स्टेट में, वो गुड्स तो स्पेसिफिक है, अरे सर्टेन है वो गुड्स, एग्जिस्टिंग भी है लेकिन स्पेसिफिक, क्योंकि आपने उसे अभी आइडेंटिफाई और एग्री नहीं किया, और आइडेंटिफाई और एग्री कर भी लिया तो भी वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। आपने देख लिया शक्कर, अरे यार शानदार शक्कर है, लो तोल दो भाई साहब। अब जब तक उसने तोली नहीं है, जब तक उसने वेट नहीं किया, जब तक उसने लेबलिंग नहीं की, जब तक उसने पैकेजिंग नहीं की, जब तक उसने प्राइस असर्टेन नहीं की, तब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में, और एक बार वो डिलीवरेबल स्टेट में आएगा फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पेसिफिक गुड्स। किसके बारे में था ये? इसको चार्ट के हिसाब से देखें तो 2 बातें हुई, सुनो 2 बातें हुई। अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है और बायर और सेलर अभी प्रॉपर्टी भी एग्री कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी हाथों हाथ ट्रांसफ़र हो जाएगी। डिलीवरी कब दोगे और पेमेंट कब दोगे इममटीरियल है, बोलो डिलीवरी कब दोगे। लेकिन अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो पहले उसे डिलीवरेबल स्टेट में लाना पड़ेगा। डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए क्या करते हैं? वेट करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन। अब एक बार वो डिलीवरेबल स्टेट में आ गया तो फिर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। कब? डिलीवरेबल स्टेट में आने के बाद। बोलो डिलीवरेबल स्टेट में आने के बाद। हटा दो इसको। अब नेक्स्ट, अगर आपका गुड्स कौन सा है? अनसर्टेन। इसमें कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। अनसर्टेन गुड्स वो है जो बायर ने अभी तक आइडेंटिफाई और एग्री, बायर ने आइडेंटिफाई और एग्री। इस चैप्टर का नाम है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। क्या नाम है? और बार बार आज ही 5वीं बार बोल रहा हूँ, ओनरशिप के 3 नाम है, ओनरशिप, टाइटल, प्रॉपर्टी इन गुड्स। ओनरशिप, टाइटल, प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब PIG, PIG, ठीक है, बड़ा गंदा है लेकिन ये वो वाला PIG नहीं है। चलो नेक्स्ट, अगर गुड्स अनअसर्टेन है, अनअसर्टेन मतलब जो अभी तक बायर ने आइडेंटिफाई और एग्री। अब अगर मान लो उर्विका मेरे पास आई, बोला कि सर 1 किलो शक्कर, 3 किलो ये, 5 किलो ये, फलाना टिमकड़ा। मैंने कहा यार ये सब अभी यहाँ नहीं है, वो गोडाउन में पड़ी हुई है सारी चीज़ें, तो अभी तक इसने गोडाउन तो देखा नहीं है,
तो ना तो इसने आइडेंटिफाई किया है ना एग्री किया है, वो तो गोडाउन में है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, ये सारे असेंशियल एलिमेंट्स है। क्या है ये? नंबर 1, अगर अनअसर्टेन गुड्स है तो पहले तो अनअसर्टेन गुड्स होना चाहिए, तो उसी की तो कंडीशन पढ़ा रहा हूँ, तो ये कोई कंडीशन हुई, अनअसर्टेन गुड्स होना चाहिए, यहाँ से शुरू होती है। नेक्स्ट, आपके गुड्स को सामने वाला जिस डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी का गुड्स उसने मांगा है वो आपके पास होना चाहिए, भले अभी नहीं है गोडाउन में, लेकिन होना चाहिए। नंबर 2, वो डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? डिलीवरेबल स्टेट में। बार बार बोल रहा हूँ, नहीं है तो उसे डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, पैकेजिंग करनी पड़ेगी, लेबलिंग करनी पड़ेगी, प्राइस डिटरमाइन करना पड़ेगा। करो उसे, करो, सब कुछ करो। अब उस गुड्स को अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर दो। अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट मतलब उन गुड्स को बाकी के गुड्स से अलग रख दो। अप्रोप्रिएट मतलब अलग करना, अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है? बंटवारा। आप बनाते थे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन मतलब होता है बंटवारा। क्या मतलब होता है? तो आप गुड्स को दूसरे गुड्स से अलग कर दो। और अनकंडीशनली मतलब बिना किसी कंडीशन के। जैसे उर्विका ने बोला सर 4 किलो ये, 5 किलो वो, फलाना 1 किलो ये। अब मैंने उर्विका को फ़ोन करा, उर्विका 4 किलो शक्कर, 5 किलो ये, 3 किलो दाल, 10 किलो आटा, ये तेरा सब रेडी है। मैंने इसको फ़ोन पे बोला रेडी है, और ये बिल्कुल अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन के, जो चीज़ तूने मांगी थी वो मैंने अप्रोप्रिएट कर दिया, अलग रख दी है, तो किसी भी वक्त आके ले जा। ये एक कंडीशन हो। एप्रोप्रिएशन सेलर बायर की कंसेंट से कर सकता है या बायर सेलर की। अपन बिग बाज़ार में जाते हैं तो सेलर एप्रोप्रिएशन नहीं करता, बायर करता है। बिग बाज़ार गए, ट्रॉली ली, ये बढ़िया लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है, किसने करा अप्रोप्रिएशन? बायर। तो बायर भी कर सकता है, किसकी कंसेंट से? सेलर ने कंसेंट दिए तभी तो अंदर घुसा हूँ। और बायर, सेलर भी कर सकता है, किसकी कंसेंट से? कंसेंट या तो एक्सप्रेस होगी या तो पूछ के करोगे, इम्प्लाइड है। अभी जब मैं बिग बाज़ार में जाके सारा सामान उठा के ट्रॉली में डाल रहा हूँ तो इम्प्लाइड है कि मैं वो सामान लूँगा, कोई रोकेगा क्या मुझे? एक्सप्रेसली मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप सामान उठा के डालो, लेकिन मैं ट्रॉली ले रहा हूँ, सामान उठा के डाल रहा हूँ, तो इम्प्लाइड है कि अब वो मैं उसे लूँगा, इम्प्लाइड है कि अब मैं उसे लूँगा। और एक्सप्रेस तो एक्सप्रेस होता ही है। एक्सप्रेस अपन दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे जाके बोल देते हैं भाई साहब ये ले लूँ क्या? कई सारे दुकान वाले थोड़े पॉजिटिव होते हैं, देख के लिए, अरे पूछ के उठाया करो ना भाई साहब, पूछ के रखो, ठीक है। ये कैसे आपने उठा के दे दिया, ठीक है। होते कुछ ओवर पॉजिटिव, और कुछ ऐसे होते हैं कि भैया हाँ ठीक है ले लिया, तो खड़ा है तो पैसे भी देगा ही सही, ले लिया है तो। अब बच्चा जिद कर रहा है, कोई उसको एक चीज़, अपन इतनी आदत है, आदत तो नहीं है लेकिन कभी और होता है कि सामने पड़ा हुआ है, उठा के ले, चुप हो जाए, तो वो बड़ा एक्सपीरियंस है। हाँ, तो कई बार एप्रोप्रिएशन एक्सप्रेस होता है, कई बार इम्प्लाइड होता है, कई बार सेलर एप्रोप्रिएशन करता है बायर की मदद से, बायर करता है सेलर की मदद, तो गलत वर्ड हो गया, कंसेंट से। और ये सब होने के बाद आप एप्रोप्रिएशन करने के पहले या एप्रोप्रिएशन करने के बाद कंसेंट ले लो, कंसेंट वाली बात तो ऊपर हो ही गई थी। ये सब होने के बाद ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये कंडीशन आपको किस में याद रखनी है? अनअसर्टेन गुड्स में। किस में याद रखनी है? अनअसर्टेन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड, नॉट एग्रीड एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्हें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा, इनको गुच्छे से अलग करना पड़ेगा, गुच्छे से, क्योंकि अभी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो फर्स्ट यू हैव टू अप्रोप्रिएट। हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा? अप्रोप्रिएट मतलब अलग करना। जब तक ये अलग नहीं हुए तब तक आपके लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, सो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र होगी जब ये गुड्स क्या हो जाएंगे? अप्रोप्रिएट हो जाएंगे। समझ में आ गया? हाँ, ऐसा भी कह सकते हो कि अनअसर्टेन से आप उसे सर्टेन बना रहे हो, या अनअसर्टेन से आप उसे स्पेसिफिक बना रहे हो। अनअसर्टेन से आप उसे क्या बना रहे हो? स्पेसिफिक बना रहे हो। बढ़ो आगे, ये कंडीशन हो गई। अब नंबर 2, अगर आपने ये गुड्स, ये उससे लीक से हटके पॉइंट आ गया है, बोर्ड बहुत ज़्यादा वाइट आ रहा है, क्या करें अब?
तुझे कौन सी देखना है? हाँ सही बात है, वैसे तुम छुट्टी तो नहीं करते हो, रिवीजन में भी आ ही रहे हो, पहले भी पढ़ा ही है, तो आई होप कि अब तो देखनी ही ना पड़े तुम्हें। तो जिनको पढ़ेगी उत्कर्ष को 5-7 पिट्टू एब्सेंट है आज। चलो तो बच्चों, आप लोगों को जब भी ऑनरशिप ट्रांसफ़र करनी हो तो ये रूल्स का ध्यान आपको रखना है। अब ये पॉइंट एक अलग आ गया है, देखो ये 2 यहाँ पे देखो, मेरी बात सुनो, ये ऐसे चल रहा है, ये आपका फर्स्ट है स्पेसिफिक, और ये सब ए में ही चल रहा है। ए में फर्स्ट क्या था? स्पेसिफिक गुड्स जो डिलीवरेबल स्टेट में हो या डिलीवरेबल स्टेट में ना हो तो डिलीवरेबल स्टेट में पहले लाना पड़ेगा, ये सब ए में चल रहा है। सामने देख लो प्लीज़, बी में क्या आया? अनअसर्टेन गुड्स। नंबरिंग बिल्कुल क्लियर रखना, बिल्कुल क्या चल क्या रहा है। चैप्टर का नाम है ऑनरशिप ट्रांसफर। स्पेसिफिक में ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, अनअसर्टेन में हो गई, ये बी है। अब इसके बाद सी अलग आएगा, लेकिन ये 1 में इसने सारी कंडीशन पढ़ा दी, 1 में ही। 2 में बस इतना बोला है कि अगर आपने ये सारी कंडीशन पूरी करके ये गुड्स किसी कैरियर को दे दिया, बायर को दे दिया या उसके कैरियर को, मतलब उर्विका ने कहा सर मेरा सब सामान रेडी है, मैंने कहा मैंने तो तेरे को पहले ही फ़ोन कर दिया था, तेरा 10 किलो आटा, 5 किलो शक्कर, 3 किलो दाल, 1 किलो ये सब रेडी कर दिया है मैंने। हाँ तो सर एक काम करो, आप मेरे घर पे पहुँचा दो। तो मैं इसके घर पे पहुँचाई डिलीवरी, तो इसके घर बंद था, तो इसने कहा सर मैं अभी थोड़ी बाहर आई हुई हूँ, मेरे पास में फ्लैट में आंटी रहती है, उनको दे दो। तो उनको दे दिया। तो ये हो गया, या तो मैंने बायर को दे दिया या उसके कैरियर को, कैरियर मतलब उसके एजेंट को। तो वो कैरियर उसे बेली की तरह रखेगा, उसका ध्यान रखेगा गुड्स का, और उर्विका आएगी तो उसे दे देगा। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ख़त्म हो गई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने उसे अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट भी कर दिया और मैंने दे भी दिया उसे, मैंने दे दिया। अब मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब वो आंटी उर्विका को नहीं देती तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैंने उर्विका से पूछकर उस आंटी को दिया है। आई विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। तो ये बात तो एक तरीके से बहुत बावले जैसी हुई। जब वो दुकान पे मेरे ही पड़ा हुआ था तभी मैंने तो कह दिया कि वो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, तब तो मैंने दुकान से ही खिसका दिया उस माल को, डिलीवरी कर दिया। डिलीवर कर दिया तो ओनरशिप तो ट्रांसफ़र हो ही जाएगी फिर, क्योंकि मैंने उस गुड्स को डिलीवर कर दिया। लेकिन याद रखना जो ओनरशिप आपने ट्रांसफ़र करी है वो अनकंडीशनल हो। क्या हो? अनकंडीशनल हो। क्या हो? चलो अब आते हैं सी पे। पिक्चर समझ में आ रही है ना क्या चल रहा है? ए में क्या पढ़ा? स्पेसिफिक गुड्स। बी में क्या पढ़ा? अनअसर्टेन गुड्स। अब सी में पढ़ेंगे व्हेन सेल्स गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड्स कैसे बेचे हो? इसको सेल और रिटर्न बेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरी तरफ देखो, एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। अब इस बार क्या राशन वाशन से बहुत बोर हो गए अपन ने, खूब राशन बेच दिया, कपड़े बेचते हैं अब कपड़े। उर्विका आई भाई हमारी दुकान पे कपड़े लेने, इसने कहा सर अक्षरा वाला शूट दे दो। कौन पसंद है बेटा तेरे को? ऐसे कोई भी पसंद नहीं है, तू अपनी फेवरेट है। हाँ तेरे को कौन पसंद है बेटा? मेरे कपड़े थोड़ी पहनेगी तू पिक्चर। उसमें सीरियल आलिया भट्ट पसंद है इसको, ठीक है, आलिया ही पसंद है ना बेटा? एग्जाम्पल के लिए बोला उसने। कंगना रनौत मत बोल देना, खून कर दूँगा। हाँ तो अब इसको पसंद है भाई आलिया भट्ट, तो इसने कहा है कि वो आलिया भट्ट का सूट दे दो मुझे, साड़ी वाड़ी जो भी वो पहनती है। तो मेरी कपड़ों की दुकान है, मैंने निकाल कर इसको दे दी। अब सुनो, इसको जो मैंने वो साड़ी वाड़ी निकाल के दी तो इसने कहा कि सर मैं पहले इसको पहन के देखूंगी और मेरा जो रणबीर कपूर है उससे पूछूंगी। असली वाले से तो पूछ नहीं सकती। तो इसने साड़ी खरीदी सेल और अप्रूवल बेसिस पे। किस पे खरीदी? मतलब अभी अप्रूवल आना बाकी है, तो इसने वो चीज़ लिए सिर्फ अभी कि इसको पसंद आएगी तो रखेगी, नहीं तो नहीं रखेगी। तो सेल और अप्रूवल बेसिस। अब आपने इसको खरीद ली, आप ले गए, आपने पहना, देखा और हाँ कर दिया। तो अगर आप हाँ कर दोगे तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन इतना आसान होता तो यहाँ क्यों देते हैं? हाँ नहीं भी करोगे तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी अगर इनमें से एक भी कंडीशन पूरी हो गई।
तो पहली कंडीशन तो सबसे सिंपल है, व्हेन ही सिग्निफाई हिज अप्रूवल, जब आपने अपनी अप्रूवल दे दी, और डज एनीथिंग विच अडॉप्ट द ट्रांजेक्शन, या अप्रूवल नहीं दी लेकिन ऐसा कुछ किया कि जिससे आपने उस ट्रांजेक्शन को अडॉप्ट कर लिया। जैसे इसने क्या करा, मेरे को अप्रूवल नहीं दिया लेकिन वो साड़ी पहन के पार्टी में आ गई और मैंने देख लिया इसको, इसने हाँ नहीं किया मुझे अभी लेकिन मैंने देख लिया है, तो मेरी साड़ी है, मतलब हमारी दुकान की साड़ी है, तो उसी वक्त ऑनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऑनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने सिग्निफाई तो नहीं की अपनी एसेंट, आपने सिग्निफाई तो नहीं की एसेंट, बट यू हैव अडॉप्ट दी ट्रांजेक्शन। आपने ट्रांजेक्शन को क्या कर लिया, कपड़े पहनकर। नेक्स्ट, इफ ही डज नॉट सिग्निफाई हिज असेंट, आपने अपनी असेंट नहीं दी बट रिटेन द गुड्स, आपने उसको रिटेन कर लिया, बहुत दिन हो गए, रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, मैंने कहा था 1 दिन में बता देना, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, तो अति हो गई है, तो आपने रिजेक्ट भी नहीं किया, और टाइम जो था वो एक्सपायर हो गया। टाइम क्या हो गया, मैंने कहा था 24 घंटे में। कोई भी दुकानदार से आप लाते हो सामान तो यूजुअली 24 घंटे में तो बताना ही पड़ता है आपको, इतना तो आप भी समझते हो कि दुकानदार बोले या ना बोले, मेरा ये मानना है रीज़नेबल टाइम 24 घंटे का होता है। आज सुबह अगर आप कोई कपड़े में भी ये रूल है, जूते में भी है, और सब चीज़ों में है, अगर आप सेल और अप्रूवल पे ले जा रहे हो, 1 दिन में बता दो उसे, और ज़्यादा बढ़िया तो ये है कि आप घर आओ, चेक करो, शाम को ही बता दो। कपड़े वपड़े में तो बहुत दिक्कत होती है। तो रीज़नेबल टाइम कितना है, मेरे हिसाब से 1 दिन। अब आपने 1 दिन में अपना अप्रूवल नहीं दिया और गुड्स को रिटेन कर लिया, तो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र हो जाएगी। इफ बायर हैव नॉट सिग्निफाइड हिज असेंट एंड केप्ट द गुड्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम, then property in goods is deemed to be transferred. Buyer has to pay the price. सिंपल। 3, आप तो अपनी अप्रूवल दे दो, अप्रूवल ना दो तो उसे अडॉप्ट कर लिया, और अडॉप्ट नहीं किया तो उसे रीजनेबल टाइम तक रिटेन कर लिया। 4था, आपने कुछ ऐसा कर लिया जिससे एक्सेप्ट के बराबर माना जाएगा। जैसे आपने गुड्स जला दिए, अब वो वापस थोड़ी लेगा। आपने वो गुड्स किसी को प्लेज पे रख दिए, अब वो वापस थोड़ी लेगा। अब मतलब आपने कुछ भी ऐसा किया जिससे वो गुड्स ट्रांसफ़र माने जाएंगे। आपने कुछ ऐसा किया, यू डज सम एक्ट, आपने कोई ऐसे एक्ट किए जिससे कि उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र मान ली जाएगी। ख़त्म। सी भी हो गया ये। क्या हो गया? अब अगर आप कोई चीज़ कैश में देते हो, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, it may be noted that goods have been delivered by a person on sale on approval basis, that were goods were remained to the property till they are paid off. कई बार आप ये कहते हो कि भैया आप ये चीज़ ले जाना और मेरे को जब पैसे दो तभी मैं मानूंगा कि गुड्स आपका है। तो बस फिर तो जब तक वो कैश नहीं देगा तब तक गुड्स आपका है ही नहीं, आपको पहले कैश देना। कई बार अपन क्या करते हैं, कोई चीज़ दे देते हैं कि रख ले तू, 1-2 दिन चला के देख ले, 3 दिन चला के देख ले, मोबाइल में कहते हैं अपन, समझ में आ जाए तो पैसे दे देना, नहीं तो वापस दे देना। अब जब तक वो पैसे नहीं दे रहा तब तक प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि 1 दिन में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई, रीजनेबल टाइम निकल गया ये वो, क्योंकि आपने उसे बेचा ही कैसे है, कैश बेसिस। तो कैश बेसिस का क्या रूल है कि अंटिल कैश हैज़ बीन रिसीव्ड प्रॉपर्टी डज नॉट ट्रांसफ़र। प्रॉपर्टी कब ट्रांसफ़र होगी? जब कैश रिसीव होगा। समझ गए? अब डी आएगा। डी नंबरिंग समझ में आ रही है ना? डी, ए क्या थी? स्पेसिफिक गुड्स। बी क्या था? अनअसर्टेन गुड्स। सी क्या था? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। क्या था? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अब डी है राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करना। डी क्या है? और ये जब चार्ट बनवाया था तो उसमें भी मैंने 4 पॉइंट लिए थे, ए बी सी डी। बेटा पीछे दोनों, बेटा चार्ट अभी याद से बना लेना, किसी से भी फोटो ले लेना, ठीक है? चलो इधर देखो। अब ये अपन ने क्या पहले भी जब पढ़ा था तो पूरा टैक्स रीड करा था, अभी भी देख ही रहे हैं। अब टैक्स वैक्स रीड मत करना, आप चार्ट देखना, उसमें हर चीज़ कवर्ड है, ठीक है? क्वेश्चन तो केस स्टडी टाइप ही आएगा। हाँ बेटा, बर्थडे इन सबको देना है, क्या बात है। ले पॉज कर दो बेटा। लास्ट, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। कई बार बच्चों इधर सुनो, कई बार हम क्या करते हैं, गुड्स को सेल कर देते हैं, गुड्स को सेल कर देते हैं, बट उसमें राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर देते हैं।
किसको रिजर्व कर देते हैं? मतलब हम कह देते हैं कि चीज़ आपकी है लेकिन ओनरशिप आपकी नहीं है जब तक हमारी कंडीशन आप फुलफिल नहीं करोगे। तो राइट ऑफ डिस्पोजल मतलब कि प्रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, कि प्राइस इज पेड बिफोर प्रॉपर्टी इज पास। प्रॉपर्टी तभी पास करूँगा जब आप क्या पे करोगे, या फिर आप जो कंडीशन मैंने लगाई है आप वो कंडीशन पूरी करोगे। अब वो कंडीशन प्राइस पे करना भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर्टी तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे। और यूजुअली वो कंडीशन क्या है कि यू हैव टू पे दी प्राइस। आपको क्या पे करना पड़ेगा? जब तक आप प्राइस पे नहीं करोगे प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर नहीं होगी। क्या ट्रांसफ़र नहीं होगी? ठीक है, जब तक क्या पे नहीं करोगे। एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि अभी मान लो मैंने कोटा से कोई माल भेजा इसको कोलकाता, और इसको अभी मेरे बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैंने इसको कहा कि आप रेलवे स्टेशन जाओ, माल की डिलीवरी तो ले लो, लेकिन आप जब तक मुझे पैसे नहीं दोगे तब तक मैं उसका पोजीशन नहीं दूंगा आपको। आप जाके देख लो रेलवे स्टेशन माल पहुंच चुका है, ये गई, इसने माल वाल चेक किया, लेकिन मैंने कहा पहले आप मुझे पेमेंट करो, मैं उसका स्क्रीनशॉट दूंगा तो जाके वो जो रेलवे वाला है वो माल को रिलीज़ करेगा। इससे क्या है, आपका भी हो गया काम, मेरा भी हो गया। अब अगर ये मना कर देती पैसे देने से तो मैं रेलवे वाले को बोलता गाड़ी वापस चढ़ा दे और मेरे को भेज दे। तो आपने क्या करा? राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर लिया। क्या करा आपने? अंटिल पेमेंट इज मेड, अंटिल गुड्स आपका है, दिख गया आपको, लेकिन वो आपको मिलेगा नहीं। कब तक नहीं मिलेगा? अब कई बार तो हम क्या करते हैं, गुड्स दे भी देते हैं लेकिन बोल देते हैं कि भाई 15 दिन में पैसे दे देना, नहीं तो वापस ले लूँगा। तो इसमें भी आपने क्या करा? राइट ऑफ डिस्पोजल को क्या कर लिया? जब तक राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व है, पेमेंट आपने रोक रखी है, तब तक आप ओनरशिप ट्रांसफ़र जब तक नहीं करोगे जब तक कि पेमेंट पूरी रिलीज नहीं हो जाती। तो आप इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? शायद इसका क्वेश्चन कैसे आएगा कि जब आप पेमेंट की कंडीशन लगा देते हो तो समझ जाओ आपने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर रखा है, और उस केस में ऑनरशिप तभी ट्रांसफ़र होगी जब फुल पेमेंट हैज़ बीन मेड, जब पूरी पेमेंट क्या कर दी जाए। अब जब तक पूरी पेमेंट नहीं होगी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब इन दो केसेस में आप गुड्स को रिजर्व करते हो। एक तो वही रेलवे स्टेशन वाला, आपने गुड्स को डिलीवर कर दिया कहाँ पे? रेलवे स्टेशन पे, और उसको बोल दिया उसको डिलीवर मत देना जब तक वो क्या ना करे, पेमेंट ना करे। तो इस केस में अभी ऑनर सेलर ही है उसका, बायर उसका ऑनर, क्योंकि बायर रेलवे स्टेशन चला गया, उसने देख भी लिया, उस पर लिखा हुआ भी है कि ये माल भैया इसका है XYZ का, लेकिन उस XYZ को मिलेगा नहीं तब तक जब तक वो मुझे क्या नहीं करेगा, पेमेंट। मैंने कहा है भैया, मैंने रेलवे मास्टर को बोल रखा है कि तू डिलीवरी तभी देना जब मैं बोलूँ, तो बार बार मेरे से पूछेगा भैया दे दूँ, भैया दे दूँ। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, पहले पेमेंट आने दो। अब 4 दिन तक वहाँ गुड्स पड़ा रहेगा, 4 दिन तक, तो भी वो 4 दिन तक XYZ का नहीं है। सुन लो पीछे दोनों बेटा, वो 4 दिन तक XYZ का नहीं है, मेरा है वो, क्योंकि मैंने राइट ऑफ डिस्पोजल क्या कर रखा है, रिजर्व। अब वो डिस्पोजल कब रिजर्व से हटेगा, कब उसको मिलेगा, जब वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो एक केस इसका रेलवे स्टेशन वाला हो गया। एक आप कई बार बिल ऑफ एक्सचेंज दे देते हो, उसमें बोल देते हो भैया कि ये चीज़ ले ले और आज मुझे बिल लिख के दे दे। अब उसने बिल लिख के दे दिया, 1 महीने में देगा, तो 1 महीने तक चीज़ उसकी है, वो यूज़ कर रहा है, लेकिन ऑनर नहीं है। वो ऑनर कब बनेगा, जब 1 महीने बाद वो चेक क्लियर हो जाता है। चेक क्लियर हो गया, वो ऑनर बन गया। अभी तक वो ऑनर नहीं बना है, अभी तक वो सिर्फ उसे यूज़ कर रहा है। ऑनरशिप उसकी नहीं है, ऑनरशिप किसकी है, मेरी है। और ये सारे रूल मैं आपको इतनी मगजमारी किसके लिए कर रहा हूँ, ऑनरशिप के लिए। इतनी मगजमारी करी क्यों रहा हूँ, क्योंकि ऑनरशिप से ही रिस्क जुड़ी हुई है। ऑनरशिप से ही जो ऑनर है रिस्क भी, तो जब तक ऑनरशिप ही नहीं समझाऊंगा रिस्क कैसे समझाऊंगा। तो रिस्क फॉलो, इसलिए ये मगजमारी कर रहे हैं। 4 केस मैंने आपको ऑनरशिप के पढ़ा दिए, स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, सेल और अप्रूवल, और राइट ऑफ डिस्पोजल। हाँ बेटा, पार्टी की क्या चीज़ की इंटेंशन नहीं होगी, ओनरशिप ट्रांसफ़र करने की। हाँ, अगर पार्टी ने ये लिखा है कि हम ओनरशिप 5 दिन बाद ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर वो 5 दिन बाद होगी। पार्टी ने ये लिखा है कि हम ओनरशिप तभी ट्रांसफ़र करेंगे जब पूरा पैसा आ जाएगा, या बायर ने ये कहा है कि मैं ओनरशिप तभी लूँगा जब डिलीवरी आएगी। बायर भी बोल देता है, क्या बोल देता है कि मैं ओनरशिप कब लूँगा। अब मैंने बिल बना दिया, मैंने बिल दे दिया उसको, हो गया बिल का चाटू गया, क्या करूँ इस बिल का, चीप तो भेज, पकड़ बिल, तो मैं ओनरशिप ले ही नहीं रहा। कब तक, जब तक डिलीवरी नहीं आई। तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलेगा।
फिर बोल रहा हूँ, दीज आर जनरल रूल्स। क्या है ये आपके स्पेसिफिक रूल से नीचे हैं। ऊपर कौन है? बहुत बार बोल चुका हूँ, स्पेसिफिक ओवरराइड करता है जनरल को। क्या? स्पेसिफिक ओवरराइड करता है जनरल को। अगर आपने कोई स्पेसिफिक रूल बनाया है तो वो ऊपर है और ये जनरल रूल नीचे है। नेक्स्ट, अब अगला, ये तो 50 बार बात हो चुकी है। रिस्क पासेस विद प्रॉपर्टी, ये तुम लोग रीड कर लेना, ठीक है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक कुछ और एग्री ना किया जाए। प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होगी बायर को, तो जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो रिस्क भी क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो गई लेकिन डिलीवरी नहीं हुई और डिलीवरी में सेलर का फॉल्ट है, तो रिस्क भी सेलर की है। जैसे आपने मुझे बिल बना के दे दिया और माल भी आपको ही भेजना है, अब माल आप भेज ही नहीं रहे हो, तो मेरी रिस्क क्यों है? आपकी है। और माल मैं ले ही नहीं रहा हूँ तो रिस्क मेरी है, उसकी नहीं है। तो जिसका फॉल्ट है उसकी रिस्क है। अगर वो डिलीवरी में डिले कर रहा है तो डिलीवरी में, तो नॉर्मल रूल तो ये है, सुनो, ओनरशिप के साथ रिस्क ट्रांसफ़र हो जाती है। बट अगर सेलर जानबूझ के डिले कर रहा है डिलीवरी में तो फिर रिस्क किसकी है? सेलर की। डैमेजेस कौन भुगतेगा? सेलर। जैसे सुनो, मैं एक शोरूम में घुसा, मेरे को घर के लिए कोई सामान जैसे टाइल्स खरीदनी है घर की, मैंने सारी टाइल्स पसंद कर दी, ये वाली बाथरूम के लिए बढ़िया, ये रूम में ये नीचे फ्लोर की टाइल्स है, ये है वो, मैंने सब पसंद कर ली। मैंने कहा भाई साहब बिल बना दो, उसने बिल बना दिया है, टोटल वोटल करा 50,000 रुपये। मैंने कहा कुछ डिस्काउंट, उसने कहा 48 दे दो, मैंने 48 गिन लिए वहाँ पे। मैं कहा आप पहुँचा दोगे? उसने कहा भाई साहब पहुँचा देंगे। मैंने कहा कब पहुँचाओगे? उसने कहा कल पहुँचा देंगे। मैंने कहा बराबर यही वाली आएगी? बराबर यही वाली आएगी। कल आई, टाइल्स नहीं आई, तो मैंने पूरे दिन वेट किया, फ़ोन किया, अरे भाई साहब वो डिलीवरी में अटक गई है, ऑटो नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। मैंने कहा ठीक है परसों भेजा दो, परसों भी नहीं भिजवाई, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। अब मेरे कारीगर यहाँ आ रहे हैं और वो पैसे लेके जा रहे हैं, उनको टाइल्स नहीं मिली। मैंने कहा एस्टेस करा इसकी, मैं गया दूसरी दुकान पे लेके आ गया, अब वो मुझे डिलीवरी देगा, मैं नहीं लूँगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दिया। मैंने फ़ोन करके बोला भैया मत भेजना, मैं आ रहा हूँ, मेरे को पैसे दे दो। उसको देने पड़ेंगे क्योंकि डिलीवरी में कौन डिले कर रहा है? वो कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। तो अगर वो सामने वाला डिलीवरी में डिले करता है तो रिस्क उसकी है, आपकी नहीं। ये एकदम क्लियर है, इतना बेसिक है ना, ये थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे ही तो होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहे हैं देखो, एक्सेप्शन क्या है कि रिस्क फॉलो ओनरशिप, ये तो रूल है। एक्सेप्शन क्या है? वेन डिलीवरी हैज़ बीन डिले, अगर डिलीवरी को डिले कर रहे हैं ड्यू टू फॉल्ट ऑफ आइदर ऑफ द बायर और सेलर, ये तो बायर डिले कर रहे हैं या सेलर, तो रिस्क उसकी है जो पार्टी इन फॉल्ट है। अब मैं डिलीवरी लेने में फॉल्ट कर रहा हूँ तो मेरी गलती, वो डिलीवरी देने में फॉल्ट कर रहा है उसकी गलती, मेरी काहे की गलती? ठीक है। तो रिस्क फॉलो ओनरशिप इज अ जनरल रूल, बट इसका एक एक्सेप्शन है। रिस्क फॉलो ओनरशिप इज अ, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? डिलीवरी। अगर डिलीवरी सेलर की गलती से हो रही है तो बायर का रिस्क नहीं है, बायर की गलती से हो रही है तो सेलर का रिस्क नहीं है। फिर आपको रिस्क फॉलो ओनरशिप वाला रूल, ठीक है बेटा, गुण समझ में आता है? हाँ, पीछे चलो। रिस्क प्राइमा फेसी किसको फॉलो करता है? ओनरशिप। वापस वही लिख दिया, कितना पागल है। क्या अगर डिलीवरी सेलर की वजह से फॉल्ट हुई है तो उसकी रिस्क है, काट दो इसे, शायद उस समय भी कटवा दिया होगा क्योंकि सेम है। अब आ जाते हैं यहाँ पर एक नए टॉपिक पे, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। ये लास्ट टॉपिक है इसका, ये डिलीवरी के रूल्स भी है ना इसमें, 2 टॉपिक है, जितना हो पाएगा एक तो पढ़ेंगे अपन। पढ़ सकते हैं क्या? अकाउंट्स भी पढ़नी है यार, चलो कल ही देखेंगे इसको। धन्यवाद।